नमस्कार दोस्तों। और इतिहास के इस सबसे रोमांचक और अनसुने सफर में आपका दिल से स्वागत है। आज हम इतिहास की उन गलियों में चलेंगे जहां तलवारों की खनक और हाथियों की चिंगाड़ गूंजती है। यह कहानी केवल एक युद्ध की नहीं है, बल्कि यह भारतीय स्वाभिमान के उस शिखर की है जिसे कोई छू न सका। आज हम उस महासंग्राम की बात करेंगे जिसने दुनिया जीतने निकले सिकंदर के कदमों को रोक दिया था। यह गाथा है पौरव राष्ट्र के महान राजा पोरस की, जिन्होंने अपनी मिट्टी की खातिर मौत को गले लगाने की ठानी। अक्सर हमें किताबों में बताया जाता है कि सिकंदर ने दुनिया जीती थी और पोरस को हराया था। लेकिन क्या यह पूरा सच है या फिर यूनानी इतिहासकारों द्वारा रची गई एक मनगढ़ंत कहानी है? आज हम उस तूफानी रात का सच जानेंगे जब झेलम नदी के किनारे दो महाशक्तियों का टकराव हुआ था। हम जानेंगे कि कैसे भारतीय हाथियों ने विश्व की सबसे ताकतवर सेना के पसीने छुड़ा दिए थे। हम उस डर को महसूस करेंगे जो सिकंदर के सैनिकों की आंखों में उस दिन देखा गया था। इस कहानी में वीरता है, त्याग है और अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने का कभी न खत्म होने वाला जज्बा है। इस ऐतिहासिक सफर को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक बहुत छोटी सी और प्यारी सी विनती है। अगर आप भी भारतीय इतिहास और यहाँ के शूरवीरों पर गर्व करते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और भी शानदार और रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो बनाने की ताकत देता है। तो चलिए, समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं आज से लगभग 2300 साल पहले के भारत में। यह वह दौर था जब भारतवर्ष अपनी समृद्धि और ज्ञान के लिए पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाता था। पश्चिम में एक तूफान उठ रहा था जिसने फारस जैसी विशाल सल्तनतों को तिनके की तरह बिखेर दिया था। यह तूफान था मैसेडोनिया का राजा सिकंदर, जिसे दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है। सिकंदर बचपन से ही यह सपना देखता था कि वह एक दिन पूरी दुनिया पर अपना राज कायम करेगा। उसकी मां ने उसे बचपन में ही यह यकीन दिला दिया था कि उसका जन्म दुनिया को जीतने के लिए हुआ है। सिकंदर की सेना अजेय मानी जाती थी और जिस रास्ते से भी गुजरती वहां सिर्फ तबाही और जीत का निशान छोड़ती। मिस्र से लेकर फारस तक के बड़े बड़े राजाओं ने सिकंदर के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। सिकंदर को लगता था कि वह किसी भी देश को जीत सकता है और कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। फारस को जीतने के बाद सिकंदर की नजरें भारत की बेशकीमती दौलत और वैभव पर टिक गई थीं। उसने सुना था कि पूर्व में एक ऐसा देश है जहां नदियां अमृत बहाती हैं और धरती सोना उगलती है। सिकंदर अपनी विशाल सेना और अपने अहंकार को साथ लेकर भारत की सीमाओं की तरफ बढ़ने लगा। उस समय भारत आज की तरह एक देश नहीं था, बल्कि छोटे छोटे कई जनपदों और गणराज्यों में बंटा हुआ था। भारत की पश्चिमी सीमा पर तक्षशिला नाम का एक बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। तक्षशिला के राजा का नाम आम्भी था, जो एक बहुत ही डरपोक और स्वार्थी किस्म का शासक था। जब आम्भी ने सुना कि सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ आ रहा है, तो उसके हाथ पैर फूल गए। उसे लगा कि सिकंदर से लड़ना मौत को दावत देने जैसा है और वह अपनी जान बचाना चाहता था। आम्भी का अपने पड़ोसी राज्य पौरव राष्ट्र के राजा पोरस के साथ पुराना और गहरा झगड़ा चल रहा था। उसने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है कि सिकंदर की मदद से अपने पुराने दुश्मन पोरस को खत्म किया जाए। आम्भी ने बिना एक भी तीर चलाए और बिना लड़े ही सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने न केवल सिकंदर का स्वागत किया, बल्कि उसे अपनी सेना और धन दौलत देने का भी वादा किया। यह भारतीय इतिहास का एक बहुत ही शर्मनाक पल था जब एक राजा ने विदेशी हमलावर का साथ दिया। सिकंदर को लगा कि भारत के बाकी राजा भी आम्बी की तरह ही डरकर उसके सामने सिर झुका देंगे। उसे लगा कि भारत को जीतना उसके लिए बाएं हाथ का खेल होगा और वह आसानी से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन सिकंदर को यह अंदाजा नहीं था कि आगे उसका सामना भारत के एक असली शेर से होने वाला है। झेलम नदी के उस पार पौरव राष्ट्र था, जहां के राजा पोरस अपनी वीरता के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। राजा पोरस का कद 7 फुट से भी ज्यादा था और उनका शरीर वज्र की तरह मजबूत बताया जाता था। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक बहुत ही समझदार और प्रजापालक राजा भी थे। पोरस के लिए अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता और सम्मान से बढ़कर दुनिया में और कुछ भी नहीं था। सिकंदर ने अपने दूतों को राजा पोरस के पास भेजा और उन्हें आत्मसमर्पण करने का संदेश दिया। सिकंदर ने कहलाया कि अगर पोरस अपनी जान बख्शना चाहते हैं तो आकर मेरे सामने सिर झुकाएं। उसने धमकी दी कि अगर पोरस ने ऐसा नहीं किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। राजा पोरस ने सिकंदर का संदेश सुना और उनकी आंखों में डर की जगह क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने सिकंदर के दूतों से कहा कि हम युद्ध के मैदान में मिलेंगे, जहां तलवारें बात करेंगी।
पोरस ने कहा कि एक सच्चा क्षत्रिय अपनी धरती किसी विदेशी लुटेरे को कभी नहीं सौंपता। यह जवाब सुनकर सिकंदर का अहंकार बुरी तरह से चोटिल हो गया, क्योंकि उसे ना सुनने की आदत नहीं थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि भारत का एक राजा उसे इस तरह से खुली चुनौती देने की हिम्मत करेगा। सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर झेलम नदी के किनारे आ पहुंचा और अपना डेरा जमा लिया। दूसरी तरफ राजा पोरस अपनी सेना के साथ पूरी तैयारी से नदी के दूसरे किनारे पर डटे हुए थे। उस समय भारत में बरसात का मौसम था और नदियां अपने पूरे उफान पर बह रही थीं। झेलम नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर था और उसकी लहरें किसी को भी डुबो सकती थीं। दोनों सेनाएं नदी के अलग-अलग किनारों पर खड़ी थीं और एक दूसरे को ललकार रही थीं। सिकंदर नदी को पार करने का रास्ता खोज रहा था, लेकिन पोरस की सेना हर घाट पर पहरा दे रही थी। राजा पोरस जानते थे कि सिकंदर नदी पार करने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए वे पूरी तरह सतर्क थे। सिकंदर कई दिनों तक नदी के किनारे अपनी सेना को इधर-उधर घुमाता रहा ताकि पोरस को भ्रमित कर सके। वह रोज रात को अपनी सेना के साथ शोर मचाता और नगाड़े बजाता ताकि पोरस को लगे कि हमला होने वाला है। सिकंदर चाहता था कि पोरस की सेना लगातार जागते रहने से थक जाए और अपनी सतर्कता छोड़ दे। लेकिन राजा पोरस एक बहुत ही चतुर और अनुभवी रणनीतिकार थे, जो दुश्मन की हर चाल समझते थे। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जगह से हिला नहीं है। अंत में सिकंदर ने एक बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरी चाल चलने का फैसला किया। उसने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया और एक हिस्सा अपने शिविर में ही छोड़ दिया, ताकि पोरस को लगे कि सिकंदर अभी भी अपने तंबू में है और कहीं गया नहीं है। दूसरे हिस्से के साथ सिकंदर चुपचाप नदी के ऊपर की ओर निकल गया, जहां से वह नदी पार कर सके। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और आसमान में बादलों की भयानक गरज गूंज रही थी। बिजली की चमक और तूफान के शोर ने माहौल को बहुत ही डरावना बना दिया था। सिकंदर ने इसी खराब मौसम का फायदा उठाने का सोचा, क्योंकि उसे लगा कि पोरस को पता नहीं चलेगा। सिकंदर ने अपनी सेना के साथ एक बहुत ही मुश्किल और पत्थरीली जगह से नदी पार करना शुरू किया। नदी का बहाव बहुत तेज था और पानी बर्फ जैसा ठंडा था, जो हड्डियों को भी जमा दे। यूनानी सैनिकों के लिए यह एक बहुत बड़ा जोखिम था और कई सैनिक पानी में बह गए। घोड़ों और सैनिकों को नदी की तेज धार से लड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन सिकंदर की जिद थी कि उसे हर हाल में नदी के उस पार जाना है और पोरस को हराना है। काफी मशक्कत और नुकसान के बाद सिकंदर की सेना नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचने में कामयाब हो गई। सुबह होते ही पोरस के जासूसों ने खबर दी कि दुश्मन ने नदी पार कर ली है। पोरस ने तुरंत अपने बेटे को एक छोटी सेना के साथ सिकंदर को रोकने के लिए भेजा। उनका मकसद था कि सिकंदर की सेना को व्यूह रचना बनाने से पहले ही रोक दिया जाए। पोरस के बेटे ने बड़ी बहादुरी के साथ सिकंदर की सेना का सामना किया और जमकर लोहा लिया। लेकिन सिकंदर की सेना संख्या में बहुत ज्यादा थी और वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। इस भीषण झड़प में पोरस का बेटा वीर गति को प्राप्त हो गया और उसने देश के लिए जान दे दी। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर पोरस का दिल टूट गया और उन्हें गहरा धक्का लगा। लेकिन एक राजा के रूप में उन्होंने अपने आंसुओं को पी लिया और अपने दुख को क्रोध में बदल दिया। उन्होंने अपनी पूरी सेना को युद्ध के मैदान में कूच करने का आदेश दिया और खुद आगे बढ़े। अब समय आ गया था उस महायुद्ध का, जिसका इतिहास गवाह बनने वाला था। पोरस ने अपनी सेना को एक बहुत ही खास और मजबूत व्यूह रचना में खड़ा किया। सबसे आगे भारत की सबसे खतरनाक शक्ति यानी विशालकाय युद्धक हाथी खड़े थे। इन हाथियों को लोहे के मजबूत कवचों से ढका गया था, ताकि उन पर तीरों का असर न हो। उनके दांतों पर लंबी और नुकीली तलवारें बांधी गई थीं, जो दुश्मन को काट सकती थीं। हाथियों के पीछे पैदल सैनिक और निपुण तीरंदाज खड़े थे, जो अचूक निशाना लगाते थे। दोनों तरफ तेज तर्रार घुड़सवार सेना तैनात की गई थी, जो दुश्मन के पांसे पलट सकती थी। सिकंदर ने जब पोरस की सेना और उन विशाल हाथियों को देखा, तो वह भी एक पल के लिए सहम गया। उसने आज तक इतने सारे और इतने विशाल हाथी एक साथ कभी युद्ध के मैदान में नहीं देखे थे। यूनानी सैनिकों के दिलों में इन हाथियों को देखकर एक अजीब सा डर बैठ गया था। वे जानते थे कि ये जानवर युद्ध में तबाही मचा सकते हैं और किसी भी सेना को कुचल सकते हैं। सिकंदर ने अपनी प्रसिद्ध व्यूह रचना बनाई, जिसे दुनिया फालानक्स के नाम से जानती थी। उसने अपने बेहतरीन और तेज घुड़सवारों को पोरस के किनारों पर हमला करने के लिए भेजा। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, आसमान तीरों की वर्षा से काला पड़ गया और चीख पुकार मच गई। पोरस के हाथियों ने एक साथ चिंगाड़ते हुए दुश्मन की सेना पर जोरदार हमला बोल दिया। यह दृश्य इतना भयानक था कि कमजोर दिल वाले इसे देखकर ही अपनी जान गंवा दें।
हाथी दुश्मन की सेना में घुस गए और सैनिकों को अपने पैरों तले बुरी तरह कुचलने लगे। वे अपनी सूंड से सैनिकों को उठाते और जमीन पर पटक देते, जिससे उनकी हड्डियां टूट जातीं। हाथियों के पैरों तले यूनानी सैनिक कीड़े मकोड़ों की तरह मसले जा रहे थे। सिकंदर के घोड़े हाथियों की गंध और उनकी भयानक आवाज से बहुत ज्यादा डर रहे थे। यूनानी घुड़सवारों के लिए अपने डरे हुए घोड़ों को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। पोरस खुद एक विशाल हाथी पर सवार होकर युद्ध लड़ रहे थे और सेना का नेतृत्व कर रहे थे। वे ऊंचाई से अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे थे और दुश्मन पर भालों से वार कर रहे थे। सिकंदर ने देखा कि उसकी पैदल सेना हाथियों के सामने तिनकों की तरह बिखर रही है। यूनानी सैनिकों के लंबे भाले हाथियों की मोटी चमड़ी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। बरसात की वजह से मैदान में कीचड़ हो गया था, जिससे चलना भी मुश्किल हो रहा था। पोरस के भारी भरकम रथों के पहिए कीचड़ में फंसने लगे थे, जो एक समस्या बन गई थी। लेकिन भारतीय पैदल सैनिक और हाथी पूरी ताकत और जोश के साथ लड़ रहे थे। इतिहासकार बताते हैं कि यह युद्ध 8 घंटे से भी ज्यादा समय तक लगातार चला। झेलम नदी के किनारे की मिट्टी दोनों पक्षों के सैनिकों के खून से लाल हो चुकी थी। सिकंदर अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसे भयंकर प्रतिरोध का सामना कर रहा था। उसके कई बेहतरीन सेनापति और बचपन के साथी इस युद्ध में मारे गए थे। सिकंदर का सबसे प्रिय और वफादार घोड़ा बुसीफेलस भी इसी युद्ध में बुरी तरह घायल हो गया। बुसीफेलस की मौत ने सिकंदर को अंदर से झकझोर कर रख दिया था और वह टूट गया था। वह घोड़े से बहुत प्यार करता था और उसने पूरी दुनिया उसी पर बैठकर जीती थी। यह इस बात का सबूत है कि भारतीय वीरों ने सिकंदर को कितनी कड़ी टक्कर दी थी। भारतीय तीरंदाजों के तीर यूनानी कवच को भेदकर उनके शरीर में घुस रहे थे। पोरस के शरीर पर भी कई गहरे घाव हो गए थे और खून बह रहा था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वे लगातार लड़ते रहे और अपनी सेना को प्रेरित करते रहे। अंत में जब पोरस ने देखा कि उनकी सेना को काफी नुकसान हो चुका है, तब भी उन्होंने आत्मसमर्पण करने की बजाय युद्ध के मैदान में डटे रहना सही समझा। यूनानी इतिहासकारों ने अपनी किताबों में लिखा है कि अंत में पोरस की हार हुई, लेकिन इस हार और जीत की कहानी में एक बहुत बड़ा और गहरा राज छिपा है। अगर सिकंदर जीत गया था, तो उसने पोरस को मारा क्यों नहीं, जैसा वह दूसरों के साथ करता था। उस समय के नियम के अनुसार जीते हुए राजा को बंदी बनाया जाता था या मार दिया जाता था। लेकिन सिकंदर ने पोरस के साथ ऐसा कोई भी बर्ताव नहीं किया जो वह आम तौर पर करता था। कहा जाता है कि युद्ध के बाद जब पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया, तो सिकंदर ने पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया जाए। पोरस ने अपनी गर्दन ऊंची रखकर गर्व से जवाब दिया कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। यह जवाब सुनकर सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने पोरस की बहादुरी और उनके स्वाभिमान को सलाम किया और उन्हें गले लगा लिया। उसने पोरस को उनका राज्य वापस लौटा दिया और उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इतना ही नहीं, उसने आसपास के कुछ और जीते हुए इलाके भी पोरस को दे दिए। अब हमें इस कहानी के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर भी विचार करना चाहिए। क्या एक क्रूर आक्रमणकारी सिर्फ एक जवाब से इतना खुश हो सकता है कि राज्य लौटा दे? सिकंदर ने तो परसेपोलिस जैसे सुंदर शहर को जलाकर राख कर दिया था और जश्न मनाया था। उसने अनगिनत निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया था, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। ऐसा बेरहम व्यक्ति अचानक इतना दयालु और परोपकारी कैसे हो सकता है? कई आधुनिक इतिहासकार और सैन्य विशेषज्ञ इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। उनका मानना है कि सिकंदर को इस युद्ध में बहुत भारी और न भरने वाला नुकसान हुआ था। भले ही तकनीकी रूप से वह युद्ध के मैदान में खड़ा रहा हो, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो गई थी। उसकी सेना की कमर पूरी तरह से टूट चुकी थी और सैनिकों का मनोबल गिर चुका था। सिकंदर को समझ आ गया था कि पोरस को पूरी तरह हराना और उस पर राज करना असंभव है। अगर वह पोरस को मार देता, तो पोरस की प्रजा और सेना विद्रोह कर देती। पोरस की प्रजा अपने राजा को भगवान की तरह पूजती थी और बहुत प्यार करती थी। सिकंदर एक विदेशी था और यहां वह ज्यादा दिन तक अपनी हुकूमत नहीं चला सकता था। इसलिए उसने कूटनीति का सहारा लिया और संधि करना ही अपने लिए बेहतर समझा। उसने पोरस से दोस्ती करके अपनी इज्जत बचाई और वहां से सुरक्षित निकलने का सोचा। पोरस को उनका राज्य लौटाना सिकंदर की मजबूरी थी, न कि उसकी कोई दरियादिली। यह एक रणनीतिक समझौता था ताकि सिकंदर अपनी बची खुची सेना लेकर जा सके। इस युद्ध का सबसे बड़ा असर सिकंदर की सेना के दिमाग और दिल पर पड़ा। जब सिकंदर ने अपनी सेना को व्यास नदी पार करके आगे बढ़ने का आदेश दिया, तो उसकी सेना ने साफ तौर पर आगे बढ़ने से मना कर दिया और हथियार डाल दिए। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और कहा कि वे अब और नहीं लड़ सकते। वे पोरस के हाथियों का खौफ अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे थे
और कांप रहे थे। सैनिकों ने कहा कि पोरस तो भारत के सीमा पर बसा सिर्फ एक छोटा सा राजा था। आगे मगध का विशाल और शक्तिशाली नंद साम्राज्य उनका इंतजार कर रहा था। नंद साम्राज्य के पास पोरस से कई गुना ज्यादा हाथी और लाखों की पैदल सेना थी। यूनानी सैनिकों को लगा कि अगर वे आगे बढ़े तो वे जिंदा वापस कभी नहीं जा पाएंगे। वे अपने घर और परिवार को याद कर रहे थे और वापस लौटना चाहते थे। वे लगातार कई वर्षों से युद्ध लड़ रहे थे और अब शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे। सिकंदर ने अपने सैनिकों को बहुत समझाया और उन्हें कायर तक कहा। उसने उन्हें दुनिया जीतने के सपने दिखाए और भारत की दौलत का लालच दिया। लेकिन सैनिकों पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मौत का डर बड़ा था। भारत के हाथियों और पोरस की वीरता ने उन्हें अंदर तक डरा दिया था। सिकंदर को अपने ही सैनिकों की जिद के आगे झुकना पड़ा और उसका सपना टूट गया। उसे भारी मन से वापस लौटने का फैसला लेना पड़ा और वह बहुत निराश हुआ। यह इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी, जब विश्व विजेता कहे जाने वाले को पीछे हटना पड़ा। भारत की धरती से सिकंदर को खाली हाथ और टूटे हुए सपनों के साथ लौटना पड़ा। उसका पूरी दुनिया को एक झंडे के नीचे लाने का सपना भारत में आकर चकनाचूर हो गया। वापसी के रास्ते में भी सिकंदर को कई भारतीय जनजातियों से लड़ना पड़ा। इन लड़ाइयों में वह बुरी तरह घायल भी हुआ और उसका शरीर कमजोर हो गया। भारत से वापस जाने के कुछ समय बाद ही बेबीलोन में उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मौत बीमारी से हुई, तो कुछ कहते हैं जहर दिया गया, जबकि कुछ का मानना है कि उसे भारत में लगे घावों ने ही धीरे धीरे मार डाला। राजा पोरस और उनकी सेना ने जो किया वह इतिहास में अतुलनीय और अविस्मरणीय है। उन्होंने साबित कर दिया कि भारतीय शूरवीरों को हराना किसी के लिए भी नामुमकिन है। पोरस ने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि पूरे भारतवर्ष को गुलाम होने से बचा लिया। अगर पोरस सिकंदर को इतना कमजोर नहीं करते तो शायद भारत का इतिहास अलग होता। शायद सिकंदर पूरे भारत को रौंद डालता और हमारी महान संस्कृति को नष्ट कर देता। लेकिन पोरस एक मजबूत दीवार बनकर सिकंदर के सामने खड़े हो गए और उसे रोक दिया। यूनानी लेखकों ने अपने राजा को महान बताने के लिए तथ्यों को बहुत तोड़ा मरोड़ा। उन्होंने अपनी हार और कमजोरी को छिपाने के लिए कहानियों में कई बदलाव किए। लेकिन सच को ज्यादा दिन तक बादलों के पीछे नहीं छुपाया जा सकता, वह सामने आ ही जाता है। आज भी झेलम का पानी पोरस की वीरता और उस महायुद्ध की गवाही देता है। यह युद्ध हमें सिखाता है कि संसाधन कम होने पर भी अगर हौसला बड़ा हो तो जीत मुमकिन है। दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आत्मसमर्पण कोई विकल्प नहीं होता। राजा पोरस का स्वाभिमान आज भी हर भारतीय के लिए एक मिसाल और प्रेरणा है। हजारों साल बीत जाने के बाद भी हम उनका नाम बड़े ही सम्मान और गर्व से लेते हैं। हमें अपने इतिहास को सही और भारतीय नजरिए से देखने की सख्त जरूरत है। पश्चिमी इतिहासकार हमेशा अपने नायकों का महिमा मंडन करते हैं और हमें नीचा दिखाते हैं, लेकिन हमें अपने नायकों की सच्ची कहानियों को दुनिया के सामने लाना होगा। पोरस की कहानी सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि एक विचार है। यह भारतीय अदम्य साहस और देशभक्ति का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जो कभी पुराना नहीं होगा। हाथियों की वह गर्जना आज भी इतिहास के गलियारों में गूंजती सुनाई देती है। उस दिन भारतीय तलवारों की चमक ने यूनानी सूरज को भी फीका कर दिया था। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस महान देश के वासी हैं जहां पोरस जैसे राजा हुए, जिन्होंने अपनी मिट्टी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, लेकिन सिर नहीं झुकाया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने उस सच को जानने की एक छोटी सी कोशिश की है। हमने देखा कि कैसे पोरस की रणनीति ने सिकंदर को दिन में तारे दिखा दिए, कैसे भारतीय हाथियों ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली सेना को रौंद डाला। इतिहास सिर्फ तारीखों और मरे हुए राजाओं के नामों का संग्रह मात्र नहीं है, यह उन भावनाओं और बलिदानों की कहानी है जिन्होंने हमारा आज का वर्तमान बनाया है। राजा पोरस की यह गाथा हमें हमेशा सिर उठाकर और गर्व से जीने की प्रेरणा देती रहेगी। उम्मीद है कि आज का यह ऐतिहासिक और गहरा विश्लेषण आपको बहुत पसंद आया होगा। हमने कोशिश की कि हर पहलू को बड़ी ही गहराई और सच्चाई से आपके सामने रखें, ताकि आप जान सकें कि हमारे पूर्वज कितने महान, शक्तिशाली और स्वाभिमानी थे। अगर आपको लगता है कि पोरस ने ही असल में सिकंदर के विजय रथ को रोका था, और अगर आप इस वीर राजा की कहानी सुनकर अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस कर रहे हैं, तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि यह सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आपका हर एक लाइक भारतीय इतिहास के प्रति आपके सम्मान और प्यार को दर्शाता है। हम आगे भी ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें और अपने इतिहास से हमेशा जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।